हमारा नया घर, चाहे वो सिंगल बिल्डिंग हो या टाउनशिप, बिल्डर ने सोसाइटी फॉर्म करके उसका रजिस्ट्रेशन करना और वो हैंड ओवर करना रेसिडेंट्स को बहुत ज़रूरी रहता है। पर कई बार बिल्डर की तरफ से ये प्रोसेस फॉलो नहीं की जाती। क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे? बिल्डर्स को, डेवलपर्स को क्या तकलीफ़ें आती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में, और रेसिडेंट्स इस पर हल कैसे निकाल सकते हैं? इस सभी के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं A to Z हाउसिंग सॉल्यूशंस के इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं निरंजन मेढेकर और मेरे साथ है सोसाइटी प्लस के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय ओसवाल। हेलो सर, कैसे हो आप? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, बोलिए सर। आज के एपिसोड की शुरुआत ही करते हैं जी। कि पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसमें पुणे, पीसीएमसी और बाकी सब एरिया आता है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन की अभी की रियलिटी या अभी का स्टेटस कैसा है? सर, अभी का स्टेटस अगर पूना रीजन की बात करेंगे तो पूना रीजन सिर्फ पूना शहर के लिए सीमित नहीं है। तो पूना के सबर्ब्स है, पूना रीजन है, पीसीएमसी है और पूरे पूना के जितने भी तालुका है वो सारे पूना में आते हैं। और रहा सवाल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, अगर देखेंगे तो आज हम पूरे भारतवर्ष में देखेंगे तो पूना सिटी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है विद इन महाराष्ट्र में। और सप्लाई और डिमांड का अगर रेशो देखेंगे तो पूना पूरे भारत में 3rd नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो पूना में रेसिडेंशियल्स, कमर्शियल्स, आईटी ये सब होने की वजह से बहुत सारा डिमांड बढ़ गया है। इंडस्ट्रीज़ है, आईटी में नौकरी की सुविधा उपलब्ध है। एंड एज यू नो कि हम मराठी में बोलते थे कि पुणे है विद्येचे माहेर घर है, वैसा पूना ये एजुकेशन का एक हब है। तो पूना में ऐसा समझिए कि मिड सेगमेंट भी है, लो सेगमेंट भी है, लग्जरी है, सुपर लग्जरी टेनामेंट्स है। तो ये सारों का डिमांड है। और पूना में पहले सिर्फ लोकल बिल्डर हुआ करते थे। आज अगर आप देखेंगे तो सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं तो पूरे इंडिया के बिल्डर पूना को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। आप देखेंगे पूर्वंकरा है, गोदरेज है, टाटा है, कल्पतरू है। तो ऑल कॉरपोरेट ब्रांड्स हैव ऑल्सो लुक्ड अप टू पुणे एज अ वेरी सेफ सिटी फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो पूना अगर देखेंगे तो आज रहने के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से, ओवरऑल डेवलपमेंट देखेंगे तो पूना का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। सब जगह कंस्ट्रक्शन चालू है और कंस्ट्रक्शन का जो कंप्लीशन है वो भी टाइम पे हो रहा है। तो मेरे हिसाब से पूना इंडस्ट्री इज़ द बेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एज ऑन टुडे। ग्रेट। अभी आपने जैसा बोला वो मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग से प्रीमियम हाउसिंग तक सभी ऑप्शंस और वैरायटी आज पुणे में अवेलेबल है। जी। तो सर, ऐसी कुछ आप स्टैटिस्टिक्स बता सकते हैं कि हर साल पुणे में, मतलब पुणे रीजन में कितने प्रोजेक्ट्स या कितने सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन होता है? बिल्कुल बता सकता हूँ सर। देखो, स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 2022 का जो स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से पूना में 2022 में ये फिगर तकरीबन 38,000 घर की थी। अगर आप पुणे रीजन की बात करेंगे जिसमें पीसीएमसी आता है, पीएमआरडी आता है, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आता है, तो तकरीबन साल के 50 से 60,000 फ्लैट बनते हैं। और अगर सोसाइटी की बात करेंगे तो अभी हम रेरा कायदा आया 1 मई 2017 को, तो पूना में एवरी ईयर रेरा के तकरीबन 1200 प्रोजेक्ट रजिस्टर होते हैं। तो हम अगर 1200 प्रोजेक्ट और 60,000 फ्लैट की जब बात करते हैं तो पूना में जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होती है, क्योंकि हम कोऑपरेटिव फील्ड से निगडित है इसलिए हम कोऑपरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से देखेंगे तो पूना में तकरीबन 3-3,500 सोसाइटी रजिस्टर होते हैं। जो हम जब बोलते हैं कि रजिस्टर होते हैं मतलब उतने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। उसके अलावा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो जैसे जैसे पूरे होते हैं उसकी सोसाइटी बनती है। तो आज के डेट में देखेंगे तो 3-3,500 प्रोजेक्ट्स सोसाइटी एज रजिस्टर्ड होती है, जिसमें सोसाइटी भी है, अपार्टमेंट्स भी है। अपार्टमेंट्स का प्रमाण थोड़ा कम हुआ है क्योंकि वहाँ पे थोड़े लीगल कॉम्प्लिकेशंस है। सोसाइटी कोऑपरेटिव होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से सहकार्य मिलता है। वहाँ पे एक हायरार्की है, जैसे डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, डीडीआर है, कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, कोऑपरेटिव कमिश्नर है। तो हायरार्की होने की वजह से पीपल प्रीफर सोसाइटी मोर देन अपार्टमेंट। बट अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे तो सोसाइटी और अपार्टमेंट मिला के तकरीबन 3-3,500 प्रोजेक्ट्स सालाना रजिस्टर होते हैं पूना में। और ये मेरे इन्फॉर्मेशन की सबसे बहुत ही अच्छी फिगर है। राइट। 3-3,500 प्रोजेक्ट जैसे आप बोले, बहुत ही बड़ा नंबर है ये जी। और दूसरी तरफ आपने रेरा एक्ट का भी इसमें जिक्र किया। बिल्कुल। तो रेरा एक्ट के अनुसार प्रोजेक्ट हैंडओवर में
बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? होती है सर। देखिए, अभी रेरा एक्ट आया 2017 में। रेरा के पहले मोफा एक्ट था। मोफा एक्ट अगर रिपील नहीं भी हुआ है तो रेरा सुपरसीड्स मोफा। और रेरा एक्ट के हिसाब से बिल्डर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिल्डर ने उस प्रोजेक्ट को रेरा के अधीन रह के उस प्रोजेक्ट को पूरा करके उसका सोसाइटी बना के वो सोसाइटी अच्छी तरह से डेवलपर ने सोसाइटी को हैंड ओवर करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। तो ये एक डेवलपर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको उस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, टाइम पे पूरा करना है, उसका सोसाइटी बनाना है, सोसाइटी बना के उसका कन्वेंस करना है, कन्वेंस करके लैंड कन्वे करके सोसाइटी को उनकी मालिकित्व देनी है। तो ये रेरा के अनुसार लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोऑपरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो ये उसकी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसने वो प्रोजेक्ट अच्छी तरह से जो जो एमिनिटीज़, जो सुविधा उन्होंने उस प्रोजेक्ट में दी है, जो उन्होंने रेरा में कमिटमेंट दिए। रेरा क्या है? रेरा इज़ डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। तो ही हैज़ टू डिस्क्लोज वॉट एवर इन इट इज़ देयर इन द प्रोजेक्ट, कि वो प्रोजेक्ट में क्या देने वाला है उसका 100% डिस्क्लोजर उन्होंने रेरा में करना चाहिए। अगर लिटिगेशन है तो लिटिगेशन भी, ये उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर्टी में अगर लिटिगेशन भी है तो ही हैज़ टू पोस्ट इट ऑन रेरा कि इस प्रॉपर्टी में ये लिटिगेशन है और हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो डेवलपर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? तो 100% लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे वो पूरी करनी होती है। सही बात है, लेकिन बहुत बार प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन और हैंडओवर में बिल्डर्स को कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिससे ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका मतलब उनको एहसास होने के बावजूद वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स कौन से हैं फिर? सही प्रॉब्लम्स क्या होता है? एक तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी बात है। मतलब जोक्स अपार्ट, बट व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होते हैं। लोगों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है और कुछ इन्फॉर्मेशन सही होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत होती है। आजकल सब वो हम बोलते हैं ना गूगल, तो एक होता है एक आर्टिकल छपता है और एक होता है एक एक्ट बनता है। तो एक्ट इज़ द बेस बिकॉज नो वन इज़ अबव लॉ। आर्टिकल, आपको कुछ लगा आपने आर्टिकल छापा, लेकिन वो कायदा नहीं होता है। जैसे बीच में आर्टिकल आया कि कन्वेंस की ज़रूरत नहीं है, बट दैट वाज एन आर्टिकल, दैट वाज नॉट एन एक्ट, और लोग उसको एक्ट समझ लेते हैं। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से डेवलपर और मेंबर्स के बीच में इसकी वजह से बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज डेवलपर को फेस करना पड़ता है। और डेवलपर चाहता है कि मैं एक अच्छी सोसाइटी बनाऊँ, अच्छी तरीके से हैंड ओवर करूँ, लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मिस अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस डेवलपर को फेस करने पड़ते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि मेंबर्स चाहते हैं कि अच्छी तरह से हमको पूरा हैंड ओवर मिले, डेवलपर की तरफ से प्रॉब्लम होता है। डेवलपर चाहता है कि मैं पूरी तरह से हैंड ओवर करूँ, लेकिन मेंबर्स की तरफ से प्रॉब्लम होता है। तो ये दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से लीगल चैलेंजेस बहुत आते हैं और ये लीगल कंप्लायंस है जो उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। सही है, मतलब जैसे आपने अभी बोला कि डेवलपर और रेसिडेंट्स के बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, तो भी प्रोजेक्ट हैंडओवर की प्रोसेस डिले हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। तो इसमें सर सोसाइटी प्लस मेरे ख्याल से बहुत ही क्रूशल रोल प्ले कर रहा है। तो ये प्रोसेस, पूरी प्रोजेक्ट हैंडओवर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्मूथली हो, इसके लिए सोसाइटी प्लस क्या क्या मतलब स्टेप्स ले रहा है? देखिए, हमें इसके लिए आपको सोसाइटी प्लस की हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। सोसाइटी प्लस की स्थापना हुई थी 1989 में और उस वक्त हमने सिर्फ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अकाउंट्स और ऑडिट करके स्टार्ट किया था। एक्चुअल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वी स्टार्टेड राउंड अबाउट इन 1998 और आज 26 साल से हम सोसाइटी रजिस्टर कर रहे हैं। तो हमने ये पूरा जर्नी देखा है। पूना में पहले वाड़े हुआ करते थे, वाड़े से 2 मंजिली इमारत हो गई, फिर 7 मंजिली इमारत हो गई, फिर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स आए। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के साथ फिर क्लस्टर डेवलपमेंट आया, टाउनशिप्स आए, 50-100 एकड़ के टाउनशिप्स आए। तो ये हमने पूरा प्रोसेस देखा है कि एक सोसाइटी रजिस्टर करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक सिंगल बिल्डिंग रजिस्टर करना और एक टाउनशिप रजिस्टर करना, इसमें बहुत सारा फ़र्क होता है। तो हमने वो पूरा स्टडी किया है और हमारे 25 साल के अनुभव से हमने 5 मेंबर की सोसाइटी से लगा के 1500 मेंबर तक की सोसाइटी रजिस्टर करके सक्सेसफुली हैंड ओवर की है। और ये बहुत गर्व की बात है कि आज तक हमने 26 साल में तकरीबन 1700 सोसाइटी रजिस्टर करके सक्सेसफुली हैंड ओवर की है। तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि डेवलपर जब सोसाइटी रजिस्टर करना चाहता है तो उसका एक प्रक्रिया होता है। तो उसने वो सोसाइटी कब करनी चाहिए, उसके सिग्नेचर्स के पेपर कब रेडी करने चाहिए, मेंबर्स के सिग्नेचर कब करने चाहिए, क्योंकि इसमें ना
रेरा पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी फॉर्मेशन का नियम अलग है, कोऑपरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू उसका नियम अलग है। रेरा कहती है कि आप 51 तक का बुकिंग हो गया तो सोसाइटी रजिस्टर करो, कोऑपरेटिव कहती है कि आपके पास कंप्लीशन रहेगा तो सोसाइटी रजिस्टर करो। लेकिन रेरा सुपरसीड्स मूफा, इसलिए डेवलपर का 51% बुकिंग हो गया तो वो सोसाइटी रजिस्टर करना उसके लिए बंधन कारक है। और ये दौरान में क्या होता है कि सोसाइटी रजिस्टर करने के बाद हम डेवलपर को ये बोलते हैं कि आप हमको आपके लेआउट के इंसेप्शन से इन्वॉल्व करो, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कि वो एक सिंगल बिल्डिंग है तो आप लैंड विद बिल्डिंग का कन्वेंस करके सोसाइटी रजिस्टर करके कन्वेंस कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे लेआउट बड़ा होता है, जहाँ पे टाउनशिप होती है, 50-100 एकड़ का टाउनशिप होता है, वहाँ पे उनका जो स्ट्रक्चर रहता है कंस्ट्रक्शन का वो स्टैगर्ड मैनर में होता है, उसका पोजीशन शेड्यूल लंबा होता है। तो किस तरह से उन्होंने सोसाइटी फॉर्म करना चाहिए, सिंगल बिल्डिंग का करना चाहिए, मल्टीपल बिल्डिंग का करनी चाहिए, क्लस्टर वाइज करना चाहिए, ताकि उनको उस पूरे लैंड का पोटेंशियल यूटिलाइज करके एंड में पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद दे कैन कन्वे द लैंड टू द सोसाइटी। तो ये पूरा गाइडेंस हम उनको बिल्डर को भी प्रोवाइड करते हैं, हम मेंबर्स को भी समझाते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, ताकि उनको एक पीसफुल हैंडओवर मिले और डेवलपर भी सोसाइटी को एक पीसफुल हैंडओवर दे। और दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन द मार्केट, वो हम एक मीडिएटर करके बीच में आके वो हम उनको रिजॉल्व करके देते हैं। सर ऐसा दिखता है कि आज सोसाइटी प्लस के जैसे मीडिएटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी बहुत तादाद में शुरू है। जी, तो आप बिल्डर्स को क्या अपील करना चाहते हैं इस पॉडकास्ट की ओर से, कि मतलब बिल्डर का रोल, डेवलपर का रोल, ये कंस्ट्रक्शन करना, वो उसमें इन्वॉल्व हो और सोसाइटी प्लस बाकी सब ये ओनरशिप ले रहा है, मतलब सोसाइटी हैंड ओवर रजिस्ट्रेशन। देखो हमारा तो ऐसा है कि सर हम पहले सिर्फ सोसाइटी रजिस्टर करते थे, लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक एजेंट का काम है। येस, इट इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग। सोसाइटी रजिस्टर कोई भी आप भी जाके सोसाइटी रजिस्टर कर सकते हो। सोसाइटी रजिस्टर करना बहुत आसान है, हैंडओवर ये बहुत टफ जॉब है। और हम डेवलपर से ये अपील करते हैं कि आपका फोकस पूरा कंस्ट्रक्शन पे लगाओ और आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हमें दे दो, किसकी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन और हैंडओवर की हम पूरी ओनरशिप लेने को रेडी है। वी आर रेडी टू पार्टनर विद द डेवलपर एज फार एज दिस वन सेक्टर ऑफ सोसाइटी। पहले ये बहुत निगलेक्टेड फील्ड हुआ करता था, लेकिन अब इसको प्रायोरिटी आई है। जैसे रेरा ने बोला कि नहीं, आपका 51% बुकिंग हो गया तो आप सोसाइटी रजिस्टर करो, तो इसको पिछले 7 साल में जब से रेरा आया है तब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आया है। इसलिए मेरा अपील ये रहेगा डेवलपर्स के, आप आपके कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा फोकस करो और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हमको दो। हमें हमारे पास उस चीज़ का अनुभव है। जैसे हम पहले ऐसा समझो कि हम पहले एक सर्विस प्रोवाइडर थे, फिर कंसल्टेंट हो गए, एंड नाउ वी आर अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हाउसिंग सोसाइटी को लेके अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो उस समस्या के हमारे पास 100% सेटिस्फैक्ट्री हल है और उसका प्रूवन एग्जाम्पल्स है। हमने बड़े बड़े टाउनशिप्स भी किए। आज मेगापोलिस है 150 एकड़ है, आज बारीवाना 250 एकड़ का है, आज प्राइड वर्ल्ड सिटी 450 एकड़ का है, वुड्स विले है, पुणे विले है। तो हम 5 मेंबर की सोसाइटी से लगा के 150 एकड़ की टाउनशिप तक का कंसल्टेंसी करके आज हमने वो सक्सेसफुली हैंडओवर किया है। इसका हमारे पास प्रूवन रिजल्ट्स है। तो हम ये जवाबदारी इट इज़ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसका पूरा ओनरशिप लेने को रेडी है। तो ये आश्वासन हम डेवलपर को दे सकते हैं कि इस फील्ड में फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी तरह से सोसाइटी प्लस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम प्रोफेशनल है, हमारा अप्रोच प्रोफेशनल है, हम डिजिटली इक्विप्ड है, हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड ऐप है जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस हम इजीली डेवलपर को हैंडओवर करके दे सकते हैं, सोसाइटी को हैंडओवर करके दे सकते हैं और दोनों का एक सेटिस्फेक्शन होगा, इस लेवल तक का हम काम करते हैं। बहुत बढ़िया सर। मतलब सर हमारे पॉडकास्ट को भी रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, और ना ही सिर्फ पुणे से, मतलब बाहर की सिटीज़ से भी, स्पेशली मुंबई, नासिक। तो सोसाइटी प्लस की जो सर्विस है वो कौन कौन से शहरों में अभी मतलब आप रीच आउट कर रहे हैं और आपको इंक्वायरीज आ रही है? सब अभी मैं बताना चाहूँगा कि पहले हम सिर्फ पुणे और पीसीएमसी में काम करते थे, एंड नाउ रिसेंटली वी हैव एक्सपेंडेड आवर विंग्स थ्रू आउट महाराष्ट्र। तो हम नासिक, नांदेड़, तो ये 2 टायर 3 टायर सिटी। पुणे में कैसा है, पुणे और बॉम्बे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा हुआ है, वहाँ पे अवेयरनेस बहुत है। 2 टायर 3 टायर सिटी में अवेयरनेस नहीं है, तो हम वहाँ जाके अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं, सेमिनार्स भी कंडक्ट करते हैं। तो नासिक, नांदेड़, इस तरफ देखेंगे तो सातारा, सांगली, कराड़, कोल्हापुर, शोलापुर। और अभी सर ऐसा हुआ है कि मुंबई से हमारे पास इनवाइट आए कि आप सर मुंबई में आके काम करिए। मुंबई में आपके जैसे प्रोफेशनल काम करने वाले लोग है ही नहीं, है मगर कोई
एक फील्ड में कोई काम करता है, दूसरा एजेंट दूसरी फील्ड में काम करता है, और हमारे पास अंडर वन रूफ ऑल सर्विसेज प्रोवाइड है, हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी ये हमारे लिए बहुत अभिमान की बात है, और इट्स लाइक अ फेदर इन द कैप कि वी आर रिसीविंग इंक्वायरीज फ्रॉम बॉम्बे एंड वी आर एक्सपांडिंग आवर विंग्स इन मुंबई, एंड इन मुंबई वी आर नाउ फर्स्ट प्लानिंग टू विजिट ठाणे, डोंबिवली एंड न्यू बॉम्बे, एंड लेटर ऑन वी गो टू साउथ बॉम्बे। तो इस तरह से महाराष्ट्र में बाकी के जो 3 टायर 2 टायर सिटी के अलावा मुंबई हमारा टारगेट रहने वाला है। एंड मुंबई में इस सर्विस की बहुत सख्त ज़रूरत है, वहाँ पे प्रोफेशनली काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, और आगे जाके वी आर नाउ फुल्ली इक्विप्ड, डिजिटली बोलो प्रोफेशनली बोलो, हमारे पास पूरी टीम है, इन हाउस हमारी 40 लोगों की टीम है, कंसल्टेंट्स है, प्रोफेशनल्स है, 4000 फुट का ऑफिस है। सो आगे जाके वी आर प्लानिंग टू गो पैन इंडिया टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज। यस सर, अभी आपने पैन इंडिया जाने का आपका प्लान भी हमें कह दिया, और दूसरी तरफ ऑलरेडी आपको पैन इंडिया रिकग्निशन भी मिल रहा है, बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिल रहे हैं सोसाइटी प्लस को, तो उसके बारे में बताएंगे आप? सर बिल्कुल बताऊंगा, यानी ये बहुत प्राउड मोमेंट है। और मैं बताना चाहूँगा कि 2023 में लोकमत न्यूज़पेपर ने एक सर्वे कंडक्ट किया था पूरे महाराष्ट्र में, और वहाँ पे हमारे नॉमिनेशंस मंगाए गए थे, एंड अल्टीमेटली उनका दुबई में लोकमत दुबई इंटरनेशनल अवार्ड हुआ था, और उस अवार्ड में वी वर नॉमिनेटेड एंड वी वर अवार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट कोऑपरेटिव कंसल्टेंट्स फॉर द एंटायर महाराष्ट्र। सो दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। एंड सेकेंडली 2023 दिसंबर में पूना के इकोनॉमिक टाइम्स ने वेस्टिन में एक अवार्ड फंक्शन किया था, जिसमें रीडेवलपमेंट कंसल्टेंट्स की भी नॉमिनेशंस मंगाए थे। एंड अगेन वंस अगेन आई एम वेरी प्राउड टू डिक्लेयर दैट वी हैव बीन अवार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट ट्रस्टेड, रिनाउंड एंड वेल नोन रीडेवलपमेंट कंसल्टेंट्स इन पुणे। और अभी रीडेवलपमेंट ही पूना में आग लगी हुई है, तो इसमें भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। आज के डेट में रीडेवलपमेंट में हम 58 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और 2014 से हमने रीडेवलपमेंट का स्टार्ट किया। 2019 में गवर्नमेंट का नया सर्कुलर आया 4 जुलाई 2019 को, और सबसे बड़ी बात है कि हम जो गवर्नमेंट की प्रोसेस है 79A, वो प्रोसेस पूरा फॉलो करते हैं, और एक सोसाइटी अपने लिए एक अच्छा डेवलपर चुन सके, यहाँ तक की पूरी प्रक्रिया हम सक्सेसफुली पार पाड़ते हैं। बहुत बढ़िया सर, मतलब मुंबई और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र जो आपका फर्स्ट टारगेट है, तो मुझे तो कुछ शंका नहीं लग रही। आपकी लीगेसी सोसाइटी प्लस की अगर हम देखें और फ्यूचर प्लान्स देखें, तो इस सब जगह से क्वेरीज आ रही है, वो पॉडकास्ट पे भी दिख रहे हैं, हमें कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के। तो आपको बहुत ही शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और हमें गारंटी है सर कि हम जहाँ भी जाएंगे हम उनको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सेटिस्फैक्ट्री हैंड ओवर, सेटिस्फैक्ट्री सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करके देंगे, ताकि हम उनके साथ भी रिलेशन बिल्डअप कर सकें। डेफिनेटली। मेरा ऑडियंस को भी अपील है, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स के द्वारा आप पहुंचा सकते हैं। और इस पॉडकास्ट में हम और ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मतलब वो रीडेवलपमेंट के बारे में हो या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हैंडओवर के बारे में हो, वो कवर करना चाहिए, वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने। तब तक के लिए नमस्कार।